नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय की, ये शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का विषय है, इसकी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर की पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा और समाज की, जहाँ हमने शिक्षा और समाज के जो सह संबंध है उसके बारे में चर्चा की और ये हमने जाना कि किस प्रकार से शिक्षा समाज से प्रभावित होती है तथा समाज शिक्षा के द्वारा प्रभावित होता है, अर्थात दोनों का जो आपस में सह संबंध है शिक्षा और समाज, और किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हमने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में चर्चा की है और आज हम बात करेंगे। आज का भी हमारा टॉपिक समाज और शिक्षा से ही संबंधित है, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा और समाज के प्रति ये शिक्षा और समाज के एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों के बारे में। अब हम इसको शिक्षा और समाज के प्रति शिक्षा के प्रति समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्य, शिक्षा के प्रति समाज के की भूमिकाएं या जो दायित्व है, कर्तव्य हैं, किसी भी बिंदु के रूप में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम इसका वर्णन कर सकते हैं। हम जो आगे आने वाले बिंदु हैं उसमें हम बात करेंगे कि शिक्षा समाज के द्वारा शिक्षा के प्रति कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है या किया जाना चाहिए, या समाज के शिक्षा के प्रति क्या कर्तव्य हैं। और यही बिंदु शिक्षा के प्रति समाज के और समाज के प्रति शिक्षा के, इन दोनों आधारों पे हम जो है चर्चा करेंगे। मुख्यतः हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य। अब यही फिर से मैं दोहरा रही हूँ, इसे हम कर्तव्यों के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं, हम इसको दायित्व, हम समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्य या महत्व, किसी भी रूप में हम इसका वर्णन कर सकते हैं। आपका कैसा भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि शिक्षा के प्रति समाज के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से हैं, महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो समाज के द्वारा शिक्षा के लिए किए जाने चाहिए या किए जाते हैं, प्रस्तावित हैं, या जो कर्तव्य दायित्व हैं, किसी भी रूप में आपका प्रश्न आ जाता है परीक्षा में तो आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षा के प्रति जो समाज का कर्तव्य है, शिक्षा के लिए समाज को कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए या कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वहन शिक्षा के लिए समाज को करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है स्कूलों की स्थापना करना। अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसका आरंभ ही विद्यालय से होता है। शिक्षा को प्राप्त करने का जो प्राथमिक केंद्र है वो विद्यालय ही है। तो बच्चों को समाज के जो एक समाज, अब समाज बनेगा विभिन्न प्रकार के संस्थाओं से, परिवार से, जो विभिन्न प्रकार की इकाई है, ये मिलकर के जो एक संगठन है, जो एक क्षेत्र विशेष में वो मिलकर के समाज की स्थापना करते हैं। तो एक क्षेत्र विशेष की जो जहाँ वह समाज है उसकी खुद की विकास करने के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों का, वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले समाज का ये दायित्व है कि स्कूलों की स्थापना की जाए, यानी कि शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे कि अधिकाधिक जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं एक समाज में जो निर्वाह करते हैं, जो रहते हैं, निवास करते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, वे शिक्षित हों। अब दूसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के द्वारा समाज के द्वारा किए जाने वाला, वो है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। अब हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय वैज्ञानिक प्रगति का है, तकनीकी का, व्यवसायों का युग है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया हमारे जो संपूर्ण विश्व में चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक समाज विशेष के लिए अपना स्वयं का विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो व्यवसाय है या जो तकनीकी क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, इन सब में जो है विकास किया जाए, अधिकाधिक जनसंख्या इन क्षेत्रों में लगी हो या इनसे परिचित हो। तो इसके लिए जब लोग, आप एक समाज के लोग शिक्षित हो जाते हैं, तो आगे समाज का विकास करने के लिए जो विभिन्न जो कार्यक्रम हैं, जो विभिन्न प्रकार की स्पेसिफिक जो एजुकेशन होती है उसकी भी व्यवस्था की जानी समाज का दायित्व है, जिसके लिए व्यावसायिक, तकनीकी, औद्योगिकीकरण की शिक्षा, ये सभी प्रकार की शिक्षा जो है उपलब्ध कराना अपने नागरिकों को, अपने निवासियों को समाज का अगला कर्तव्य है। अगला बिंदु है पुस्तकालयों की स्थापना। अब ऐसे शिक्षित वर्ग जो एक समाज में निवास करता है,
कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि पुस्तकों की आवश्यकता जीवन भर व्यक्ति को रहती है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में ऐसे भी लोग निवास करते हैं जो कहीं ना कहीं पुस्तक प्रेमी होते हैं, या ज्ञानार्जन के लिए हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है पुस्तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक समाज में आवश्यकता होती है कि जो लाइब्रेरीज हैं उनकी, वाचनालयों की, पुस्तकालयों की, इनकी स्थापना की जाए, तक और उनमें जो पर्याप्त रूप से पुस्तकों का, पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का, इनका पर्याप्त रूप से भंडार हो, ताकि जो नव शिक्षित हैं वे भी वहाँ जाके अपनी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सके। जो प्रौढ़ हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो भी जा कर के वहाँ अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो पुस्तकालयों की स्थापना किया जाना भी शिक्षा के क्षेत्र में एक समाज का दायित्व है। अगला बिंदु है सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था करना। अब एक समाज की संस्कृति और उसकी जो साहित्य है उसकी पहचान होती है, एक समाज विशेष की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है। तो एक समाज की संस्कृति की शिक्षा की व्यवस्था करना, वहाँ जो बच्चे कक्षागत अध्यापन कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको एक समाज विशेष की संस्कृति से परिचित कराना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विभिन्न सांस्कृतिक जो है देश है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का निवास है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जब संस्कृतियों को, उसके मूल्यों को, उसकी महत्वपूर्ण बातों को, अच्छाइयों को जानेंगे, तभी हम संभाव में आपस में सहयोग के साथ रह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है समाज के लिए कि जो शिक्षा के अंदर सांस्कृतिक और साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था भी कर सके। और इसके लिए विद्यालयों में तो आवश्यकता है ही है कि इस प्रकार का सिलेबस या पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों को समावेश उनका किया जाए। इसके अतिरिक्त ये भी आवश्यकता है जो समाज में का अन्य वर्ग है, जो कहीं ना कहीं क्लासरूम में नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे कवि सम्मेलन, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कॉन्फ्रेंस या साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि जनसाधारण में सांस्कृतिक और साहित्यिक जो है मूल्यों का और जो है आवश्यकताओं का विकास हो सके। अगला बिंदु है व्यायामशालाओं का विकास या स्थापना। अब व्यायामशालाएं, जहाँ पे हम योग की शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे, या जो भी जाना चाहते हैं जो व्यक्ति, या जो शारीरिक व्यायाम होता है जिसकी हम सब जानते हैं कि कितनी आवश्यकता है एक व्यक्ति में स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये हमारी संस्कृति में विद्यमान था कि व्यायामशालाओं की स्थापना भी समाज के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, जो जन सामान्य हैं, जो एक समाज में निवास करते हैं, तो उन सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए भी जहाँ पे योग की व्यवस्था हो, जहाँ पे शारीरिक जो जितने भी प्रकार के जो किए जाते हैं व्यायाम होते हैं, खेलने कूदने की, सभी प्रकार का प्रशिक्षण वहाँ पे व्यायामशालाओं में दिया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी करनी चाहिए जहाँ पे बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ उनका स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं की जा सके, उनका शारीरिक विकास भी हो। अगला हमारा बिंदु है सांस्कृतिक तथा साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था करना। अब कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और साहित्यिक शिक्षा की हमने पहले भी बात की है, जहाँ पे हम कक्षागत अध्यापन के अतिरिक्त जो समाज में शिक्षा इस प्रकार के मूल्यों की जो है हम व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो कक्षागत जो अध्यापन किया जा रहा है उसमें भी पाठ्यक्रम में इन संस्कृति के, या जो धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनका समावेश किया जाए। और कहीं ना कहीं प्रौढ़ शिक्षा में भी, जहाँ हम समाज में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम अगले बिंदु में इसकी बात करेंगे, वहाँ भी नागरिकों को अपनी संस्कृति से पहचान हो, उसके जो लोगों की एक विचारधारा बन जाती है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध दूसरी संस्कृति में, जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में संकीर्णताएं बढ़ती जा रही है। तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको कम करने के लिए, लोगों के जो विचारात्मक दृष्टिकोण है, इसको विस्तृत करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्कूलों में इसकी व्यवस्था कर दी जाए कि सांस्कृतिक और शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि समाज की जो आने वाली पीढ़ी है वो उन जागरूक हो, उनके वैचारिक दृष्टिकोण से कहीं भी संकीर्ण ना हो। और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगला बिंदु है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।
अब प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज के ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपनी जो शिक्षा प्राप्त करने की आयु है जहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि वर्तमान समय में जो एक समाज का विकास का या समाज के कार्यों का संचालन जो है वो प्रौढ़ व्यक्तियों के ही हाथों में होता है। क्योंकि कक्षा के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो हमारे भविष्य के नागरिक होंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो नागरिक जो देश को समाज को चला रहे हैं, उनके शिक्षित होना भी ज़रूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की, समाज में अपनी भूमिका को किस प्रकार से निर्वहन करना है इसके बारे में जान सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा की व्यवस्था की जाए प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। अगला और अंतिम बिंदु है कि समाज की विभिन्न इकाइयों का शिक्षा में सहयोग प्राप्त करना। अब जब हमने बात की है कि समाज का निर्माण होता है समाज की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से मिलकर, धर्म से, वर्गों से, या समाज में जो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ हैं, जो संस्थान कार्यरत हैं, इन सब से मिलकर के एक क्षेत्र विशेष में समाज का निर्माण होता है। तो जब ये सभी इकाइयाँ आपस में मिलकर एक साथ समाज के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कार्य करेंगी, तभी जो कार्य है वो अपनी सफलतम रूप में सिद्ध हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक समाज के द्वारा अपनी सभी इकाइयों को साथ में लेकर के समाज के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया जाए। अगला हमारा बिंदु है समाज के प्रति शिक्षा के कर्तव्य। अभी हमने बात की है कि समाज की शिक्षा के लिए क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, समाज के द्वारा शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। और अब हम बात करेंगे आगे आने वाले बिंदुओं में कि शिक्षा के द्वारा समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। तो शिक्षा के द्वारा समाज के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा के लिए शिक्षा के द्वारा समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, ना कहीं हम जानते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है समाज की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण। अब हमने पिछले बिंदु में भी बात की है, जब हम बात कर रहे थे समाज शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य, वहाँ पे हमने बात की है कि एक समाज विशेष की पहचान उसकी संस्कृति से, उसके रीति रिवाजों से, उसकी सभ्यता जो है उससे होती है। तो कहीं ना कहीं जो एक समाज की रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, नैतिकता है, आदर्श या भाषा विशेष, तो इन सबकी शिक्षा इन सबकी शिक्षा दिया जाना, कक्षागत इन सबसे बच्चों को अवगत कराना, इसका संरक्षण करना शिक्षा का प्रमुख रूप से दायित्व हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहचान होती है एक समाज की। तो समाज की पहचान बनाए रखना, उसको संरक्षित रखना, उसको आगे उसका विकास करना, ये सारा शिक्षा की कहीं ना कहीं दायित्व है कि एक समाज की पहचान को बनाए रखे। जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र वर्ग है, उसको इसके बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में ज्ञान दिया जाए, उससे पहचान करवाई जाए। अगला बिंदु है सभ्यता और संस्कृति का पोषण। संरक्षण के साथ साथ एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति को, सभ्यताओं को जीवंत रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि वह जीवित रहे, मृत प्राय न हो जाए। इसके लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका निरंतर पोषण किया जाए। क्योंकि जो समाज के व्यक्ति हैं, उनको केवल संस्कृति और सभ्यताओं का, या जो कक्षागत विद्यार्थी है, उनको केवल इसका सैद्धांतिक ज्ञान ना दे करके संस्कृति का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का, आदर्शों का, मूल्यों का, इन सभी स्थितियों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। इन सभी की आवश्यकताओं से व्यक्तियों को जो है अवगत करवाया जाए, तभी एक समाज की सभ्यताओं का, संस्कृति का पोषण किया जा सकता है, उसकी रक्षा की जा सकती है। तो ये भी एक शिक्षा का कर्तव्य है कि सभी स्थितियों का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर के व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, ताकि सहज रूप से जो व्यक्ति है, जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो सहज रूप से अपनी संस्कृति और सभ्यता को ग्रहण करे, उससे परिचित हो, उसको धारण करे और उससे प्रेम करे। अगला बिंदु है समाज का सांस्कृतिक विकास। अब एक समाज का सांस्कृतिक विकास करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक समाज की संस्कृति का निरंतर विकास होता रहेगा, निरंतर, तो उसकी पहचान जो है एक समाज की संपूर्ण जो और अन्य परिवेश है उसमें उसकी पहचान ही एक उसकी संस्कृति होती है। जैसे कि हमने बात की है कि एक समाज की विशेष पहचान उसकी संस्कृति विशेष से, उसके आदर्शों से होती है। तो इसका विकास किया जाना और जो उसकी आवश्यकताएं हैं समाज की,
इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज का सांस्कृतिक विकास भी निरंतर किया जाए, पोषण के साथ साथ उसका विकास भी हो, ताकि जो वर्तमान समय है, जो देश काल परिस्थितियां हैं, जो विश्व है, उनमें संस्कृति के आधार पे एक समाज की पहचान हो सके। जैसे हमारे राजस्थान की पहचान है, जहाँ पे हम अतिथियों का हम विशेष स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के लोग, जहाँ पे राजपूताना हमारी विशेष सांस्कृतिक पहचान रही है, जो लोग अपने आन बान शान के लिए जीते थे, तो ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। तो इसका विकास किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगला बिंदु है, और ये शिक्षा का कर्तव्य है, अगला बिंदु है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। अब समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि समाज की अपनी अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकताएं होती है। क्योंकि परिस्थिति समय के अनुसार जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियों में परिवर्तन आता जाता है, समाज में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों का दृष्टिकोण व्यापक बनाया जाता है कि परिवर्तन को जो है, या जो आवश्यकताएं हैं, या समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, उनको सहज रूप से स्वीकार कर सके। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है शिक्षा के द्वारा कि जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके लिए व्यक्तियों को सहज रूप से उनका दृष्टिकोण जो है व्यापक बनाए। ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम में सुधार। अब निरंतर हम जानते हैं कि हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार की समय के अनुसार बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पारंपरिक जो पाठ्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आवश्यकता उसकी नहीं होती है, नए बिंदुओं के समावेश की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पहले बात की है कि वर्तमान समय में जो है व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान का युग है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के पाठ्यक्रम में लाना, मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है वर्तमान समय में। शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षक केंद्रित ना होके विद्यार्थी केंद्रित हो गया है, शिक्षार्थी केंद्रित हो गया है। तो ये जो सारी और विभिन्न प्रकार की समय के अनुसार चुनौतियाँ भी पाठ्यक्रम के सम्मुख आती है। तो इसलिए समय समय पे आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दायित्व है, कार्य है। अगला बिंदु है बालकों में रचनात्मक शक्तियों का विकास। अब कक्षागत जब एक बच्चा अध्यापन कर रहा है, तो उसके अध्यापक का, शिक्षा के जो जिनके ऊपर दायित्व है बच्चों के विकास का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों की रचनात्मक शक्तियों का विकास किया जाए, ताकि वे भविष्य में समाज में जाके अपना महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा कर सकें, महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकें। विभिन्न क्षेत्रों में एक बच्चा होता है, उसकी बहुत सारे क्षेत्रों में उसकी शक्तियाँ होती है, जिनको पहचानना और उन क्षेत्रों में उस बालक की शक्तियों का विकास करना एक शिक्षक का दायित्व है, शिक्षा का दायित्व है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों की शक्तियों को, जो नैसर्गिक उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनको पहचानें और उसका विकास करें। अगला बिंदु है बच्चों का सर्वांगीण विकास। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको किताबी ज्ञान देके उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना, उनको योग की शिक्षा देना, उनको अपने शारीरिक उनका श्रम, और उनको भविष्य में कहीं ना कहीं उनको रोज़गार प्राप्त करने के सक्षम बना देना, ये सारे कार्य जो है वो शिक्षा के हैं। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का और शिक्षा का दायित्व है। तो सभी प्रकार का विकास, सभी क्षेत्रों में एक बच्चे का विकास किया जाना शिक्षा का दायित्व है, और शिक्षा के द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए। अब समाज के लिए योग्य और कर्मठ नागरिकों का निर्माण करना भी शिक्षा का दायित्व है। ये अंतिम बिंदु है हमारा। जो हमने ऊपर सारे बिंदुओं की बात की है, जहाँ हम संस्कृति और समाज की सभ्यताओं का बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम पाठ्यक्रम में सुधार कर रहे हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, तो ये सारी स्थितियाँ, ये सारे कार्य जब एक शिक्षा के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा सफलतम रूप से अगर की जाएंगी, ये सारे दायित्व अगर शिक्षा के द्वारा अपने सफलतम रूप में निभाए जाएंगे, तो स्वतः ही समाज के लिए योग्य और कर्मठ नागरिकों का निर्माण हो जाता है। अब इन सारे स्टेप्स से गुजरे हुए जो विद्यार्थी अगर समाज में आएंगे, तो उनका व्यक्तित्व, उनका दृष्टिकोण भी व्यापक होगा। वे अपनी संस्कृति से भी प्रेम करेंगे, अपने समाज के प्रति के मूल्यों को, आदर्शों को भी मानेंगे, और जो नवीन पाठ्यक्रम में सुधार के द्वारा जो नवीन तकनीकी या अभी वैश्वीकरण के युग में जो आवश्यकता अनुसार उनको ज्ञान दिया जाना है, उसका भी उन्हें ज्ञान होगा। तो इस ऐसे जो विद्यार्थी या ऐसे जो नागरिक हमारे देश में आगे आने वाली पीढ़ी में जो आएंगे, तो अपने आप समाज के लिए योग्य और कर्मठ नागरिक होंगे, जो अपनी भूमिका का, अपने कर्तव्यों का और अधिकारों का श्रेष्ठ रूप से, श्रेष्ठतम रूप से समाज की सफलता के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य कर सकेंगे।
आज का जो हमारा बिंदु था शिक्षा और समाज के आपस में हम कर्तव्य, भूमिका या महत्वपूर्ण कार्य, ये यहीं तक था। आगे आने वाले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ मेरा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।